हेलो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग के इस प्रोसेस में आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बाकी वर्ब से डिफरेंट होती हैं और ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती हैं। तो आखिर ये कैसे काम करती हैं, चलिए समझते हैं। जैसे एक मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में उसके टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को इंडिकेट करती है, इसके ठीक विपरीत नॉन फाइनाइट वर्ब का काम होता है सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर या फिर नाउन की तरह काम करना। इंग्लिश में 3 प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, जैसे इन्फिनिटिव्स, जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। सो इन्फिनिटिव दिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे टू सिंग, टू ईट, टू राइट। मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद होते हैं जेरंड्स। जेरंड्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, उसको जेरंड बोलते हैं। सो सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकिंग। इसके बाद होते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी बिल्कुल जेरंड की तरह दिखते हैं, जैसे रनिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इनके फंक्शंस अलग होंगे, वो हम आगे चल के पढ़ लेंगे। अभी के लिए हम इतना ही देख सकते हैं कि जेरंड्स एंड पार्टिसिपल्स बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। सो रनिंग, ड्रिपिंग, रिटन, स्पोकन। अब यहाँ पे 2 तरह के पार्टिसिपल्स हमको देखने को मिले हैं, आईएनजी फॉर्म में और वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है 2 + V1, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और कई बार ये सेंटेंस में टू के बिना भी देखा जाता है। मतलब इसका जो अर्थ होता है बिल्कुल सामान्य वर्ब की तरह ही होता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो भी मतलब बनेगा, उसी तरह से इन्फिनिटिव में भी उसका सेम मतलब होता है। जैसे टू सिंग, जैसे सिंग का मतलब गाना होता है, उसी तरह से टू सिंग का मतलब भी गाना ही है। ईट मतलब खाना, तो उसी तरह से टू ईट का मतलब भी खाना ही है। राइट का मतलब होता है लिखना, लेकिन टू राइट का मतलब भी लिखना ही है। जैसा मैंने बोला कि जैसा मेन वर्ब या फिर जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी तरह से इसका भी मतलब सेम ही होता है, लेकिन फंक्शन अलग होता है। सो बिना टू के इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं या फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू कहते हैं, और इसका अर्थ भी बिल्कुल सेम होता है। ओके, इन्फिनिटिव का यूज़ या तो किसी नाउन की तरह या किसी एडजेक्टिव की तरह या फिर किसी एडवर्ब की तरह किसी पर्पस को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं कि एज ए नाउन ये कैसे काम करता है। सो इन्फिनिटिव एज ए नाउन, तो नाउन की तरह यहाँ पे इन्फिनिटिव को एक सब्जेक्ट बना के रखा गया है। टू ट्रेवल इज माई ड्रीम, एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे इसको यूज किया गया है। फिर से देखते हैं दोबारा सब्जेक्ट की तरह। टू लाई इज अ बैड थिंग, झूठ बोलना बुरी बात है। टू शाउट, चिल्लाना। टू शाउट लाउड, तेज चिल्लाना एट अदर्स। टू शाउट लाउड एट अदर्स इज अनएक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर भी हमने एज ए सब्जेक्ट इसको यूज किया है कि दूसरों के ऊपर तेज चिल्लाना भी अस्वीकार्य है। इसके बाद इन्फिनिटिव एज एन एडजेक्टिव। अब इन्फिनिटिव का यूज एज एन एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है देखते हैं। जैसे शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क, उसके पास बहुत काम है टू फिनिश, फिनिश करने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 + V1, जैसे अभी मैंने आपको बोला इन्फिनिटिव ऐसा ही दिखता है। शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। अच्छा, अगर हम दूसरा कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इट इज़ अ गुड बुक, एक अच्छी बुक है टू रीड, पढ़ने के लिए। ठीक है। दिस इज़ अ नाइस प्लेस, एक अच्छा स्थान है टू स्टे इन, रुकने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे उन चीज़ों की विशेषता बता रहा है इन्फिनिटिव जो इससे पहले आई हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब के तौर पे कैसे काम करता है ये, जैसे ही केम हेयर, वो यहाँ आया टू स्टडी, पढ़ने के लिए। शी केम टू सी यू, वो यहाँ आई आपसे मिलने के लिए। दे प्रिपेयर टू डू बेटर, उन्होंने तैयारी की और बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं एज एन एडवर्ब इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं हम बेयर इन्फिनिटिव को। तो बेयर इन्फिनिटिव एक्चुअली इन सभी वर्ब्स के बाद यूज होता है, जैसे मेक, हेल्प, लेट, सी, वॉच, हियर, ओवर हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, फील, हैव, नोटिस। इसके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। उसके बाद हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन और हैड सूनर, इन सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो देखते हैं मॉडल वर्ब के साथ कैसे बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे शी कैन, अब यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है। इसके बाद देखना यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव ही है। इससे पहले आप समझ नहीं पाते, पर अब समझ जाएंगे। शी कैन सिंग ब्यूटिफुल्ली, वो अच्छी तरह से गा सकती है। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुमको अपना होमवर्क जरूर पूरा करना है या करना चाहिए। वी शैल लीव नाउ, अब हम
जाएंगे। लेट हिम गो, उसे जाने दो। दे मेड हर क्राई, उन्होंने उसे रुला दिया। आई हर्ड हिम स्पीक एट द मीटिंग, मैंने उसे मीटिंग में बोलते हुए सुना। वी सॉ द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, हमने चिल्ड्रन को पार्क में खेलते हुए देखा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉ के बाद यहाँ पे आ रहा है प्ले, तो यहाँ पे प्ले बेयर इन्फिनिटिव है। आई हर्ड हिम स्पीक, तो यहाँ पे स्पीक बेयर इन्फिनिटिव है। दे मेड हर क्राई, यहाँ पे क्राई बेयर इन्फिनिटिव है। लेट के बाद लेट हिम गो, अब यहाँ पे गो भी बेयर इन्फिनिटिव है। इसके अलावा यहाँ पे मॉडल्स में आपने देख ही चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम जेरंड को। जेरंड दरअसल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कहते हैं और इसे वर्बल नाउन भी कहा जाता है क्योंकि एक तरह से नाउन की तरह ही काम करती है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। इसका अर्थ ही बिल्कुल सिंपल वर्ब यानी विदाउट आईएनजी के जैसी वर्ब दिखती है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ऐसे ही इसका आईएनजी के साथ भी होता है। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, गो का मतलब होता है जाना और गोइंग का मतलब भी जाना, अगर ये जेरंड है तो। सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, गाना, सिंगिंग का मतलब ईट प्लस आईएनजी ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाना। सो एक जेरंड का यूज एक नाउन की तरह होता है, जैसे एक नाउन एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करता है, उसी तरह से जेरंड भी एक सेंटेंस में नाउन की तरह काम करती है और नाउन जैसे एक सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करता है। तो जेरंड भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। तो जेरंड को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं चलो। सो स्विमिंग, यहाँ पे देखिए स्विमिंग, अब यहाँ पे हमने जेरंड को एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। अब शुरुआत जब होती है किसी भी सेंटेंस की तो सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं उसी तरह से। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी, रीडिंग आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। कुकिंग टेक्स पेशेंस एंड स्किल, और कुकिंग करने में स्किल्स चाहिए, योग्यता होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए। गोइंग आउट विदाउट टेलिंग दियर पेरेंट्स इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों का माता पिता को बताए बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जेरंड को एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब सब्जेक्ट तो हम देख चुके हैं, अब वर्ब के बाद देखते हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे आई एंजॉय पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है। शी डिसलाइक्स रनिंग, उसको रनिंग से नफरत है, दौड़ने से नफरत है। दे सजेस्टेड पोस्टपोनिंग द मीटिंग, उन्होंने सजेस्ट किया कि मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब टाल देते हैं। इसके बाद जेरंड किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करती है। अभी हम जस्ट देख चुके हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन अभी हम देखेंगे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। सो आप देखना प्रेपोजिशन के जस्ट बाद जेरंड का यूज होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, उसका इंटरेस्ट नई लैंग्वेजेस को लर्न करने में है। तो इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसके जस्ट बाद जेरंड का यूज हुआ है। दे टॉक्ड अबाउट गोइंग टू द बीच, उन्होंने बीच पर जाने के बारे में बात की। तो अबाउट ऑफकोर्स प्रेपोजिशन है, इसके बाद गोइंग। शी अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, उसने लेट आने के लिए क्षमा मांगी। तो यहाँ पे फॉर के बाद बीइंग का यूज रखा है। जेरंड एज कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखते हैं। The gerund acts as a complement of the verb usually after forms of to be, तो वी वर्ब के बाद बी वर्ब्स के बाद ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है। तो किस तरह से देखते हैं ज़रा। हर पैशन इज डांसिंग, हर पैशन सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बी वर्ब डांसिंग। तो यहाँ पे जो डांसिंग है ये कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही है। अब जिसने भी बी वर्ब्स को स्टडी किया है तो मैंने उनको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, तो वो समझ जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो देख सकते हैं, बी वर्ब वाला वीडियो। हर पैशन इज डांसिंग, उसका शौक है डांसिंग, मतलब उसका शौक डांसिंग करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दियर ट्रिप वॉज हाइकिंग, तो उनकी ट्रिप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये था कि उन्होंने हाइकिंग की। ओके, इसके बाद हम देखते हैं व्हाट ही लव्स मोस्ट इज टीचिंग, उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो टीचिंग करना है। तो आप देखेंगे बी वर्ब के जस्ट बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ हो रखा है। तो इस तरह से हमने जेरंड को समझ लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपल्स को। पार्टिसिपल्स वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की तरह सेंटेंस में काम करती हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल्स, दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगा होता है, जैसे गोइंग, सिंगिंग, राइटिंग। इसके बाद होता है पास्ट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल दरअसल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे रिटन, कुक्ड, प्रिपेयर्ड। इसके बाद होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम हैविंग पहले यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, जैसे हैविंग सेड, हैविंग रिटन और हैविंग वॉस्ट, इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जैसा हमने अभी बस देख लिया था। इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेज और एज एन एडजेक्टिव। या तो ये कंटिन्यूअस टेंसेज में यूज होती है या फिर एज एन एडजेक्टिव की तरह इसका यूज किया जाता है। तो एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस टेंसेज, तो अब जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज बनाएंगे उनमें सभी में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता ही है। जैसे शी इज रनिंग इन द पार्क, वो पार्क में दौड़ रही है। अब यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी इज रनिंग इन द पार्क, वो पार्क में दौड़ रही है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो यहाँ पे बस हम इतना ही फोकस करना है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह द क्राइंग, रोता हुआ है ना, एडजेक्टिव विशेषता बताता है। द क्राइंग बेबी नीडेड अटेंशन, जो बच्चा रो रहा था उसको अटेंशन चाहिए थी। द फॉलिंग लीव्स लुक्ड ब्यूटीफुल, गिरते हुए पत्ते, अब यहाँ पे फॉलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो विशेषता बता रहा है लीव्स की। द फॉलिंग लीव्स लुक्ड ब्यूटीफुल, गिरते हुए पत्ते खूबसूरत दिखे। इन पार्टिसिपल फ्रेजेस, फ्रेजेस में भी इसका यूज होता है कि एक काम जस्ट हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, इस तरह के सेंस में। हियरिंग द नॉइस, जैसे नॉइस को सुनकर शी रेन आउटसाइड, वो बाहर की तरफ दौड़ी। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट ही फाउंड ए लॉस्ट वॉलेट, स्ट्रीट में जाते हुए, स्ट्रीट में चलते हुए उसको एक खोया हुआ पर्स मिला। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये दरअसल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जिसमें ईडी या ईएन लगा होता है। रेगुलर फॉर्म भी हो सकती है ऑफकोर्स। सो इसका यूज भी क्या होता है, परफेक्ट टेंस में होता है एक तो, दूसरा पैसिव वॉइस में होता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है, जैसे एज पार्ट ऑफ परफेक्ट टेंसेज। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में इसका यूज होगा। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख दिया है। दे हैड कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट कर लिया था दियर वर्क बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। इन पैसिव वॉइस, सबको पता है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज पैसिव वॉइस में होता है। द केक वॉज बेक्ड बाई हर, केक उसके द्वारा पकाया गया था। द लेटर इज बीइंग रिटन, लेटर लिखा जा रहा है। एज एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के तौर पे देखते हैं द ब्रोकन वेस। अब यहाँ पे विशेषता बताएंगे वेस की। बेस कैसा था, ब्रोकन। द ब्रोकन वेस ले ऑन द फ्लोर, टूटा हुआ वेस फर्श पे पड़ा हुआ था। द स्टोलन कार वॉज फाउंड यस्टरडे, चोरी हुई कार कल मिल गई। इन पार्टिसिपल फ्रेजेस में भी इसका यूज होता है, जैसे हमने अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल की फ्रेजेस देखी थी। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द रन, दौड़ से थककर, ही सैट डाउन टू रेस्ट, वो रेस्ट करने के लिए बैठ गया। बिल्ट इन द 18th सेंचुरी, द हाउस इज ए हिस्टोरिकल लैंडमार्क, 18वीं शताब्दी में बना यह घर एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। इसके बाद हम देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब होता है कि एक काम हुआ उसके थोड़ी देर बाद दूसरा काम हुआ, इस सेंस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। ऑफकोर्स हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल का इसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम खत्म करके शी वेंट अवे, वो चली गई। हैविंग बीन वार्न्ड अबाउट द डेंजर, खतरे के बारे में चेतावनी मिलने के बाद दे डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड, दे डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड, उन्होंने ना आगे कदम उठाने का, आगे काम ना करने का निर्णय लिया। हैविंग लॉस्ट द कीज, चाबी खो जाने के बाद ही कुडंट ओपन द डोर, वो दरवाज़ा नहीं खोल सका। सो इस तरह से हमने नॉन फाइनाइट्स को कवर कर लिया। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।